हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नानीमा फिज़डम। आई एम सी ए राज मेहता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं इंटरिम बजट के बारे में डिस्कस करूँगा। कोई टेक्निकल टर्म्स या कोई जार्गन्स यूज़ नहीं करूँगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा कि ये इंटरिम बजट में क्या क्या प्रोविजंस थे, इकोनॉमी को किस तरीके से बेनिफिट होगा। साथ ही में मैं प्रोविजंस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक्स इम्पैक्टेड रहेंगे। फ्रेंड्स, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप अपना ड्यू डिलीजेंस कीजिए जो जो भी मैं स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। ओके, प्लीज़ डोंट टेक इट एट फेस वैल्यू। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, इस बार का जो बजट था वो एक इंटरिम बजट था, because it is an election year. So interim budget is a stopgap arrangement till the new government comes into power. So ये फाइनल बजट जो प्रेजेंट होगा वो जुलाई मंथ में होगा, आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट कम्स इनटू पावर। फ्रेंड्स, जनरली इंटरिम बजट में कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं, एंड दैट वाज ट्रू इवन फॉर दिस बजट। फ्रेंड्स, ये बजट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि जैसे हम फैमिली का बजट बनाते हैं वैसे ही इकोनॉमी का बजट होता है। फैमिली में जो हम बजट बनाते हैं, हम एक बाजू पे इनफ्लोज लिखते हैं, दूसरे बाजू पे आउटफ्लोज लिखते हैं। इनफ्लोज में हम सैलरी रहेगा, बिजनेस रहेगा, अदर इंटरेस्ट इनकम रहेगा, और आउटफ्लोज में सब टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर रहेंगे। रेंट रहेगा, कुछ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस किया है वो रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। सो सिमिलरली ये गवर्नमेंट का अकाउंट्स होता है। पूरे साल में गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा और उसको कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करेगा, उसका अकाउंट रहता है। फ्रेंड्स, जनरली हमारी गवर्नमेंट एक फिस्कल डेफिसिट बजट प्रेजेंट करती है। फिस्कल डेफिसिट इन सिंपल टर्म्स, उनका जो आउटफ्लो रहता है वो इनफ्लो से ज़्यादा रहता है। सो जनरली दैट इज़ द ऑपोजिट फॉर अ फैमिली बजट। फैमिली बजट में जनरली हम वी टेक केयर दैट जो भी आउटफ्लोज हमारे रहते हैं वो इनफ्लोज से कम होते हैं और बाकी का सेविंग्स होता है। गवर्नमेंट बजट में इसका उल्टा रहता है। जनरली द आउटफ्लोज आर मोर देन द इनफ्लोज। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि जब भी गवर्नमेंट स्पेंड करती है तभी इकोनॉमी ग्रो होती है। ओके, सो गवर्नमेंट के दो टाइप के एक्सपेंडिचर रहते हैं। एक कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है और एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि एक टाइम पैसा स्पेंड किया, ख़त्म हो गया, उसका कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है। हावेवर कैपिटल एक्सपेंडिचर में मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने हाईवेज़ बनाया या एक टूरिस्ट प्लेस डेवलप किया, तो से हाईवेज़ बनाया, सो डेली लैक्स एंड लैक्स ऑफ व्हीकल्स विल बी यूजिंग दैट हाईवेज़। आजू बाजू में एंड उससे सेविंग्स होगा, लोगों का टाइम बचेगा। देन आजू बाजू में बिल्डिंग्स डेवलप हो जाएंगे, सेटलमेंट्स हो जाएंगे, फिर लोग वहाँ पे रहने आएंगे और वहाँ का लोकल इकोनॉमी डेवलप होगा। इस तरह से फिर वहाँ पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस वहाँ पे बनेंगे। सो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। सो जब भी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर पे स्पेंड करती है, केपेक्स बोलते हैं उसे, उस पर स्पेंड करती है, तो उसे ₹1 के सामने काफ़ी मल्टीपल में उसको बेनिफिट मिलता है। सो व्हेनेवर गवर्नमेंट स्पेंड्स फॉर केपेक्स, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड इवन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हमें करना पड़ता है गवर्नमेंट को, बिकॉज इंडिया इज़ स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। Lot of people are still below the poverty line. Lot of people are in the lower middle class section. तो गवर्नमेंट को उसे हेल्प करना रहता है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी रहती है। दीज आर एसेंशियल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि भाई तुम्हारा देख लो। ओके, तो गवर्नमेंट हैज़ टू रन सच स्कीम्स and have to provide for such category of people. Friends, one of the key highlight of this budget was that government is planning to spend 3.4% of the GDP for capital expenditure. This is one of the highest in history of India, that so much amount has been allocated for capital expenditure. चलो हम एक पाई चार्ट देख लेते हैं, उससे मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आता है और गवर्नमेंट का पैसा कहाँ कहाँ पे लगता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये देखिए,
गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है? यू विल बी सरप्राइज्ड कि वो इनकम टैक्स एंड द जीएसटी एंड अदर टैक्स का जो एरिया है इट इज़ लेस देन द बोरोइंग्स. सो गवर्नमेंट बहुत बोरो किया है इन द पास्ट, गवर्नमेंट ने बहुत बोरो किया है एंड उसके वजह से हमारा यू विल बी सरप्राइज कहाँ अपना पैसा कहाँ पे जाता है. इट इज़ अ नो ब्रेनर, इतना सारा बोरोइंग्स रहेगा तो अपना पैसा भी इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे ज़्यादा जाता है 20%. सो forget about defense and forget about revenue expenditure, oil imports and all, forget about imports. हमारा सबसे ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स में जा रहा है. सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, योर interest payments constituted the highest portion of the pie chart, more than your whatever centrally sponsored schemes and more than your defense budget, more than the payments towards import. सबसे ज़्यादा कंपोनेंट ये था. इसीलिए गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म टारगेट है इसे कम करना. सो इसको गवर्नमेंट बोलती है फिस्कल कंसोलिडेशन. इसका टेक्निकल टर्म है फिस्कल कंसोलिडेशन एंड गवर्नमेंट ने इसका टारगेट रखा है 4.5% इन ईयर 26. ओके, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल लाया है. लास्ट ईयर जब भी बजट प्रेजेंट किया था तभी बजटेड टारगेट था 5.9% और एक काफ़ी अच्छी बात है कि the revised estimate is now lower than that 5.9%. It is now 5.8% for this year 24 and next year it is going to be 5.1%. okay, and 2026 May it will be 4.5%. so the government has performed very well in controlling this and ये काफ़ी लॉन्ग टर्म टारगेट है. इट विल 27-28 दे विल ट्राई टू स्टिल रिड्यूस दिस. फ्रेंड्स, बचपन से हम सुनते आए हैं इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री. आखिर इंडिया डेवलप्ड होगा कब? है आंसर आपके पास? गवर्नमेंट के पास है. फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का विजन है कि बाई 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री. एक विकसित भारत उन्होंने विजन बताया है, आज़ादी का अमृत काल. सो एंड द गवर्नमेंट इज़ वॉकिंग द टॉक. ये हम देख रहे लास्ट 10 साल में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है और काफ़ी स्पीड से सब कुछ डेवलप हो रहा है. तो मेरा ये मानना है कि होपफुली ये विजन फुलफ़िल होगा. फ्रेंड्स, इस बार के बजट में हमें काफ़ी नए फुल फॉर्म्स मालूम पड़े. निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एफडीआई का अलग से एक डेफिनेशन दिया, जीडीपी का अलग से डेफिनेशन दिया. सो एफडीआई का डेफिनेशन है फर्स्ट डेवलप इंडिया. एक्चुअल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. सो इन्होंने चेंज करके बताया. उनका बोलना ये है कि जब भी हम फॉरेन कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल ट्रीटीज़ करते हैं तो उसमें इंडिया को कैसे एडवांटेज मिले वो हम देखते हैं. उसमें इट इज़ इंडिया सेंट्रिक. पहले क्या होता था, फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते थे, एफडीआई पैसा आता था, वो फिर पैसा बनाते थे और पैसा लेके जाते थे. अभी हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आप आइए, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कीजिए, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, आप अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए, यहाँ पे हमारी टेक्निकल नो हाउ स्किल्स डेवलप कीजिए. फ्रेंड्स, लास्ट 10 ईयर्स में जो एफडीआई आया है अराउंड से $596 बिलियन. दिस अमाउंट इज़ डबल देन दैट इन प्रीवियस 10 ईयर्स. एफडीआई डबल हो गया है. सिमिलरली जीडीपी का डेफिनेशन गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस कर दिया है. ठीक है. सो वो हमें दिखाता है कि गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट ने क्या कुछ नहीं किया. गवर्नमेंट ने पूरा आधार का इकोसिस्टम बनाया, सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया, ऑल मिडल मैन और बाबू लोगों को बीच में से निकाल दिया. सो दैट इज़ एक्चुअल रियलिटी कि गवर्नेंस पे काफ़ी फोकस किया है ये गवर्नमेंट ने. सिमिलरली डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस,
डेवलपमेंट, हाईवेज़ हमें दिखते हैं कितने फास्ट डेवलप होते हैं, रेलवेज़ कितना डेवलप हो रहा है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनी मोर डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग। तो ये सब चीज़ थी। फिर सिमिलरली एक ये जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी में उन्होंने ऐड किया, हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर। जय जवान जय किसान जय विज्ञान साइंस। एंड हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसमें और एक ऐड किया, जय अनुसंधान, मीनिंग रिसर्च। सो ये सिर्फ नारा नहीं है, ये हम देख रहे हैं गवर्नमेंट इसके पीछे काफ़ी मेहनत कर रही है। सो हमें उसके फ्रूट्स मिलेंगे, वी हैव टू जस्ट बी पेशेंट। और एक टैगलाइन जो मुझे पसंद आई वो थी रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। सो गवर्नमेंट ने काफ़ी रिफॉर्म्स लाए हैं, जीएसटी लाया, ट्रिपल तलाक बिल लाया, फिर जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 निकाला। सो ये सब रिफॉर्मेटिव है, जो इतने रिफॉर्मेटिव लॉज है जो इतने सालों से नहीं आए, एंड सडनली ये गवर्नमेंट ने आके ये सब पूरा चेंज कर दिया। सिमिलरली ट्रांसफॉर्म, ये सिर्फ ऑन पेपर नहीं थे ये जो रिफॉर्म्स, ये एक्चुअल में वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। एक्चुअली ऑन पेपर से लेके वहाँ ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन हुए ये सब चीज़, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। इसकी वजह से पूरा हमारे कंट्री का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो ये भी एक चीज़ मुझे काफ़ी रेलेवेंट लगी। फिर और एक टैगलाइन थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सो इट इज़ गोइंग टू बी द सबका प्रयास that has been added. So it is going to be efforts, cumulative efforts by the entire country that will lead to progress of our country, and that will lead to a Viksit Bharat by 2047. अभी हम स्पेसिफिक्स पे आएंगे। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के हिसाब से उनके 4 फोकस ग्रुप्स है, 4 प्रायोरिटीज़ है। वो है गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता। ये 4 ग्रुप के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ करने वाली है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो इट इज़ स्पेशली फॉर द पुअर पीपल, जो मतलब डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसका जो पैसा है वो डायरेक्टली गरीब के बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है। सो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि दे हैव moved out 25 crore people out from poverty. Similarly, women empowerment, around 30 crore mudra loans have been disbursed to the women group. Higher education में enrollment of women have gone up by 28%. youngsters के लिए गवर्नमेंट ने ये बताया कि 1.4 crore youths have been trained under Skill India mission, and PM मुद्रा योजना के तहत अराउंड 43 करोड़ लोन्स हैव बीन डिसबर्स्ड फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स। छोटे मोटे जो कोलेटरल प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं और उन्हें कुछ बिजनेस करना है, सो वैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए गवर्नमेंट हैज़ डिसबर्स्ड 43 करोड़ लोन्स। फर्दर गवर्नमेंट इज़ एस्टेब्लिशिंग IIMs, न्यू एम्स, न्यू मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। बहुत कुछ हो रहा है, नॉट ओनली ऑन पेपर बट ऑन द ग्राउंड एज वेल। Coming to the last focus group, the farmers. Last but not the least, very important, farmers के लिए around 11.80 crores farmers को financial assistance मिली है। 4 crore farmers have benefited from the PM फसल बीमा योजना, crop insurance. So गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया है और काफ़ी कुछ करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स पे जिसको ये बजट में कुछ ना कुछ मिला है। So starting off with the renewable energy sector. Friends, गवर्नमेंट का टारगेट है by 2070 इंडिया will become a net zero emission country. Okay, so इसके लिए गवर्नमेंट हैज़ allocated for the coming budget for 2024 they have allocated 10,222 crore rupees towards renewable energy sector.
ये सेम फिगर 2016 में ओनली 303 करोड़ था. सो गवर्नमेंट इज़ वेरी मच सीरियस अबाउट दिस सेक्टर. सो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि दे विल बी giving benefits to the wind energy sector, the companies into biogas, biomass, coal gasification and liquefaction. Coal gasification and liquefaction का टारगेट है 100 tons by 2030. सो इससे रिलायंस लिमिटेड कंपनी को काफ़ी बेनिफिट होगा. फ्रेंड्स, दिस इज़ नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन. यू डू योर ओन रिसर्च. ये मेरा मानना है कि ये कंपनीज को बेनिफिट होगा. ओके, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च. देन रूफटॉप सोलराइजेशन. सो रूफटॉप सोलराइजेशन 1 करोड़ हाउस होल्ड को ये बेनिफिट करेगा, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स जो लाएंगे. सो गवर्नमेंट ये कहती है कि दे विल गेट अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ, एंड it will lead to benefit of 15 to 18,000 rupees per annum for those houses who install such solar panels. So the companies that could be benefited could be say Tata Power, then Visakha Industries, Borosil Renewables. ये companies को शायद benefit होगा. नेक्स्ट सेक्टर इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट. सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट में आपका रेलवेज़ आ गया, हाईवेज़ आ गया, पोर्ट्स आ गया. तो ये सभी के लिए गवर्नमेंट ने सब स्कीम्स अनाउंस किए हैं, बेनिफिट्स अनाउंस किए हैं. सो रेलवेज़ में गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग ऑन डेवलपिंग 3 कॉरिडोर्स. that is energy, mineral and cement corridor number 1. Second is port connectivity corridor, and third is high density traffic corridor. Okay, then government is also planning to convert 40,000 coaches to Vande Bharat standard coaches. Okay, इससे companies like say Titagar Wagons, RVNL, ये सारी companies को benefit होगी. Please do your own research. This is not a stock recommendation again. They have also said they will develop EV ecosystem for public transport and develop more metro rails. So इससे Siemens जैसी कंपनी को फ़ायदा हो सकता है. हम एक छोटा सा परफॉर्मेंस चार्ट देखते हैं. तो ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल हाईवेज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ है. 1.5 times almost हो गया है between 15 and 22. Then cargo traffic at ports, electrified railway routes, then aircraft movement and number of airports. Number of airports have doubled in last 7 years. Okay, from 74 it has become 149. So development is there. Also they will be coming up with housing scheme for middle class, those who are staying in rented premises या चॉल्स में रहते हैं, उनके लिए वो लाएंगे. Then next important announcement was about the health sector, the Ayushman Bharat. Friends, Ayushman Bharat will now cover ASHA and Anganwadi workers and helpers. So इसमें companies like New India Assurance could be benefited. Then also PM ने बोला था for maternal and child health, the immunization and vaccination program, उसके बारे में बताया. Then also one important announcement regarding cancer, regarding cervical cancer vaccination for girls aged 9 to 14. Next important announcement was in the tourism sector. Friends, गवर्नमेंट ने बोला है कि द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बोथ द गवर्नमेंट्स विल वर्क टुगेदर एंड डेवलप टूरिस्ट प्लेसेस. फ्रेंड्स, आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अभी रिसेंट एग्जांपल राम मंदिर का जो टेंपल बना. सो कितने लोगों को बेनिफिट हुआ. पहले तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंपनीज इन्वॉल्व थी उन्हें बेनिफिट मिला. फिर वहाँ पे लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, हमारे खुद के कंट्री के अंदर से अलग अलग लोग वहाँ पे जाएंगे. तो जो भी ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, जो भी होटल्स इन्वॉल्व है, वो सभी को बेनिफिट मिलेगा. लोकल पॉपुलेशन को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. सो काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलता है जब भी ये सेक्टर डेवलप होता है. देन कमिंग टू अन्नदाता, द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो एग्रीकल्चर सेक्टर में डेयरी डेवलपमेंट की बात हुई है,
देन फिशरीज़ की बात हुई है, फिशरीज़ में बोला है कि दे वुड बी टारगेटिंग 1 लाख करोड़ ऑफ सी फूड एक्सपोर्ट. सो 1 लाख करोड़ इज़ अ मीनिंग ट्रिलियन. सो 1 ट्रिलियन का फूड एक्सपोर्ट्स वो देख रहे हैं. सो इससे कंपनीज लाइक अवंती फीड्स, एपिक्स फ्रोज़न, ये सब कंपनी को बेनिफिट होगा. सिमिलरली डेयरी डेवलपमेंट में हेरिटेज फूड्स, डोडला डेयरी, ये कंपनीज़ को बेनिफिट होगा. देन दूसरा था आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान. ऑयल सीड्स यानी जो हम तेल यूज़ करते हैं, सनफ्लावर और से ग्राउंडनट ऑयल. सो बहुत से ऑयल सीड्स हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ. सो गवर्नमेंट ये बोलती है, गवर्नमेंट विल गिव some benefits, some assistance, and try to develop such oil seeds in India. Okay. Then दूसरा फर्टिलाइज़र में नैनो DAP के रिलेटेड बात हुई थी. सो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है. वो कंपनीज लाइक से कोरोमंडल इंटरनेशनल वुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस अनाउंसमेंट. ये जो हमने बात की वो तो गवर्नमेंट कमिंग ईयर में करने वाली है, लेकिन गवर्नमेंट का पास्ट परफॉर्मेंस क्या था वो हम देख लेते हैं. जैसे देख रहे हैं यहाँ पे है डिक्लाइनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ कम हुआ, ज़्यादा हुआ, कम हुआ. देन डिक्लाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है. देन ग्रॉस NPA एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांस. बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड है. जो बैंकिंग के जो बैड डेट्स रहते हैं बैंक्स के वो कम हो रहे हैं. देन डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं. इकोनॉमी एक फॉर्मल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म हो रही है. देन GST के कलेक्शंस एवरी ईयर इंक्रीज़ हो रहे हैं, मंथली क्रॉस GST कलेक्शंस. देन इन्फ्लेशन कम हो रहा है. इन्फ्लेशन आप जैसे कि देख सकते हैं, इट इज़ गोइंग डाउन, इट इज़ अंडर मैनेजेबल कंडीशंस. देन टैक्सेशन रिफॉर्म्स में आप देखते हो कि भाई डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैज़ मोर देन ट्रिपल्ड इन लास्ट 10 years. 3 times हो गया है. नंबर ऑफ रिटर्न फाइलर्स हैव स्वेल्ड टू 2.4 times. ओके फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि अप टू 7 lakhs तक कोई टैक्स नहीं है. और काफ़ी कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है, काफ़ी टैक्सेशन रिफॉर्म्स आए हैं, इसलिए मोर एंड मोर पीपल आर विलिंग टू पे टैक्स. फ्रेंड्स, जो भी टैक्स पेयर है, ही हैज़ टू कंसिडर हिमसेल्फ एज अ पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग. Then faster refunds. This I have personally experienced. My family has personally experienced. जो 10 साल पहले जो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लगते थे रिफ़ंड के लिए या प्रोसेसिंग के लिए, वो अभी सिर्फ 10 दिन में हमें रिफ़ंड आ जाता है. दैन ये चीज़ गवर्नमेंट ने अच्छी की है. बहुत सारे केसेस फॉर सो लॉन्ग हैव बीन पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट्स रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स रहता है वो. सो गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ एनी ऑफ द केसेस वेयर डिमांड इज़ अप टू 25,000 अप टू फाइनेंशियल ईयर 2010 एंड अप टू 10,000 फॉर फाइनेंशियल ईयर 11 to 15. Okay, so it is going to benefit approximately 1 crore taxpayer. So overall गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बजट प्रेजेंट किया है. कोई पॉपुलिस्ट मेजर अनाउंस नहीं किया है. दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. इलेक्शन ईयर में सब लोग को पैसा नहीं बांटा है. दे हैव मेंटेन्ड फिजिकल प्रूडेंस. काफ़ी अच्छी बात है. मेजर हाईलाइट्स ऑफ दिस बजट वुड बी कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हाईएस्ट एवर जो एलोकेशन है, इट हैज़ गॉन अप बाय about 11% to 11 lakh crore for capex. Then another important figure would be the fiscal deficit figure. The fiscal deficit percentage has reduced from 5.9 to 5.8, and it would be 5.1 in the next year and 4.5 in 2026. That's the estimate what the government has given. वो एक अच्छी चीज़ है. एंड द GDP ग्रोथ रेट, दे हैव एस्टिमेटेड द GDP टू बी 10.5%.
सो ये सब काफ़ी अच्छे फिगर्स है. द गवर्नमेंट हैज़ वॉक द टॉक एंड डिलीवर्ड ऑन देयर प्रोमिसेस. सो फ्रेंड्स, दैट वाज इट. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नानी ऑफ विजडम. थैंक्स फॉर वॉचिंग.